आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो वज़ीर आज़म हाउस में कश्मीर का जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं वो रो रो के बता रहे हैं कि जी मैं चूँकि इलेक्शन हार गया हूँ तो धांधली हुई है। अब आप मुझे बताइए, आपकी अपनी हुकूमत, आपका अपना लगाया हुआ इलेक्शन कमीशन, और उसके बाद आप इलेक्शन हार जाएं तो फिर आप कहें कि धांधली हुई है, तो अब इसका क्या हल है? सो इसीलिए फिर जो वज़ीर-ए-आज़म बात करते हैं कि फिर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप अपने लोग लगाए हैं, हुकूमत आपकी है, पुलिस आपके अंडर है, फिर भी आपको यकीन नहीं है और आप कह रहे हैं धांधली हुई है, तो फिर वाहिद हल यही है कि टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से आवाम तक खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, जो हमने देखा 25 जुलाई के बाद, यानी जो कश्मीर में इलेक्शन हुआ और उसके बाद एज इट इज़ वही तमाम मनाजिर दोहराए गए जिन मनाजिर का बारहा हुकूमत वक्त जिन अंदेशों का इजहार कर चुकी है और बारहा ये बात कर चुकी है कि जो इलेक्शन होंगे, हर इलेक्शन के बाद यही मंजर होगा। हमने कश्मीर का इलेक्शन भी देख लिया, उससे पहले हमने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी देख लिया, 2008 के इलेक्शन भी देखे थे, 2013 के इलेक्शन भी देखे थे, 2018 के इलेक्शन भी देखे थे। तमाम के तमाम इलेक्शन को मुतनाज़ा करने की कोशिश की गई, किसकी जानिब से? उसकी जानिब से जो इलेक्शन नहीं जीत सका। अब अगर ऐसे ही मामलात आगे चलते रहेंगे और अगर यही मामलात सबको सूट करते हैं तो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन अगर सूट नहीं करते और आपको ये लगता है कि आपके साथ धांधली हो गई है, आपके साथ ज्यादती हो गई है, XYZ, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ, तो फिर बेहतर यही है, जिस तरह से फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात ये कह रहे थे कि फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ा जाए, और किस मामले में हम टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेते या टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं बढ़ते, या इवेंचुअली हमें टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं बढ़ना होगा। बहरहाल इस पर ज़रा बात करेंगे, क्योंकि बहुत अरसे से ये बातें चल रही हैं। मुझे नहीं पता अपोजिशन ने अब जाके अपना क्या माइंड मेकअप किया है, लेकिन हालात कुछ मुख्तलिफ नज़र नहीं आते, लेकिन जानते हैं, इस पर बात करते हैं। नौरीन इब्राहिम साहबा MNA PTI की इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नौरीन साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कैसर अहमद शेख साहब MNA PMLN से उनका ताल्लुक, सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, सीनियर एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। मैं चाहूँगी अगर मुझे दोनों जो पॉलिटिकल गेस्ट हैं वो इजाज़त दें कि डॉक्टर हुमा बकाई साहबा की तरफ जाऊँ और ज़रा उनसे उनका तज्ज़िया ले लूँ कि ये जो रोना धोना होता है हर इलेक्शन के बाद कि जी हमारे साथ धांधली हो गई, हमारे साथ जाती हो गई, देखिए जी ये हो गया, देखिए जी वो हो गया, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा? क्या तजवीज़ सिर्फ यही है या ऑप्शन सिर्फ यही है कि टेक्नोलॉजी की तरफ जाया जाए? डॉक्टर साहबा। देखिए, इस बात में तो कम से कम मुझे कोई इबाम नहीं है कि टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि ये कौन सी जमात कह रही है, इसलिए क्योंकि ये बेस्ट ब्लू प्रैक्टिस है। जितनी भी इस वक्त सिविलाइज्ड फंक्शनिंग थ्राइविंग डेमोक्रेसीज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, उन्होंने सब ने रिजॉर्ट किया है इसकी तरफ। तो ये तो इसमें मुझे नहीं समझ में आता कि ये बहस क्यों है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप कह रहे हैं कि मैं कंप्यूटर नहीं इस्तेमाल करूंगा, मुझे तो टाइपराइटर अच्छा लगता है। तो ये इस पे तो कोई बहस नहीं है। इसके पे वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं जो शायद आपको नज़र भी आते हैं, लेकिन क्या इस तरह इस्लाह होंगी, किस तरह इस्लाहात होंगी, इस पे बहस हो सकती है। लेकिन ये ओरिएंटेड होंगी, फोकस्ड होंगी डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ, तो ये ऐसी बात है कि आप 21वीं सदी के तकाज़ों से इनकार कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल वाजे में आपको ऑब्जेक्टिव बात बता रही है, और किसी बेस्ट प्रैक्टिस को किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में उठा के देख लीजिए। सही है। लेकिन जो बात आपने पहले कही वो जरा सी ज्यादा अहम है, और वो इसलिए अहम है कि बात नहीं है कि ये डिजिटलाइजेशन पर या टेक्नोलॉजी पे बहस है। बात ये है कि यहाँ तो मखासमत बराए मखासमत है, और एक जो जनरल एनालिसिस आ रहा है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस का, कि वो कहते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो इतना गंदा हो गया है, मैं माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, इतना टॉक्सिक हो गया है कि हम इस बहस में बाज दफ़ा जो रियासत की समझिए बेहतरी है उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं हुकूमत की ऑपोजिशन में। और इस सूरत हाल को जितना हमने अनफोल्ड होता देखा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में, शायद हमने नहीं देखा। और वेरी अगर ट्रू। ये अकास हैं
आने वाले इलेक्शंस के, तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान की जमहूरियत पर सवाल उठने लगेंगे। तो ये सिर्फ एक जमात का मसला नहीं है, मेरे ख्याल है ठीक है, जितनी बिल्कुल सियासी सही है। जमातें जो जमहूरियत में इन्वेस्टेड हैं, उन्हें किसी और के लिए नहीं, अपने लिए और पाकिस्तान में एग्जैक्टली, जमहूरियती रवैयों दैट को वाज एक्चुअली माय आवाज पॉइंट। के लिए बैठना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है, मैं इसीलिए ये बात कही थी कि मैं किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करी, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वहाँ पे एड्रेस करी थी कि अगर उनको सूट करता है ये चीज़ें तो ठीक है। कैसर शेख साहब, कश्मीर में मरीम साहबा पहले कह चुकी थी हम हार गए तो समझो धांधली हो गई, और धांधली हो गई तो हम शोर मचाएंगे, और आप हार गए और अब धांधली हो गई। सर इससे कभी निकलना है इस मोड से? 2008 का इलेक्शन एक एनआरओ के बाद का इलेक्शन था, साड़ी बारी थे थोड़ी बारी, तो मसला इतना नहीं हुआ। 2013 में फिर रोला पड़ा, फिर 2018 में फिर वही रोना देखा गया। गिलगित बल्तिस्तान सेम एपिसोड, कश्मीर इलेक्शन वी वेंट थ्रू विद सेम एपिसोड। सर इसी में रहना है, बाहर निकलना है? नादिया, बड़ा अच्छी बातचीत है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेट है। अब देखें ना, इस बार तो आज़ाद कश्मीर में हमारी अपनी हुकूमत मुस्लिम लीग की थी। ज़रूर धांधली या कुछ मसला हुआ होगा जो लोग वहाँ कह रहे हैं, लेकिन उस वक़्त जब इलेक्शन हो रहे थे उस वक़्त ये बात होनी चाहिए थी, सामने आनी चाहिए थी। और इसका जैसे कि ख़ुद कह रही हैं हुमा बकाई साहबा, और तो फिर कोई हल नहीं है। जो दूसरे मुल्कों में हो रहा है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक जो कि वोटिंग का सिस्टम है, फिर अगर उसके ऊपर ही जाना पड़ेगा। देखिए कोई भी इलेक्शन होता है, अब मेरे यहाँ चिन्योट में भी जो मुस्लिम कश्मीरी थे उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, वहाँ से हम जीते हैं, मुस्लिम लीग जीती है। मैं वहाँ खुद इलेक्शनों को ऑब्ज़र्व कर रहा था, वहाँ से तकरीबन 300 वोट हमारे थे तो 150 वोट पीटीआई के थे। और मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिव मुझे कोई इतनी धांधली की वहाँ बात नहीं मिली। मैं आज़ाद कश्मीर में मौजूद नहीं हूँ। बात यह है कि हमें किसी न किसी जगह कोई बात माननी पड़ेगी। अगर हमने यही तरीका बना लिया ना, मैं नहीं कह रहा, मुझे कुछ पता नहीं है कि इलेक्शन किस किस्म के हुए हैं, उसमें क्या मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि एक बैठ कर हमें कोई कंसेंसस बनाना पड़ेगा, नहीं तो पूरी दुनिया में हम एक मजाक बनेंगे। सर तो ये बात तो हम भी कह रहे हैं ना, ये बात तो हुकूमत भी कह रही है, लेकिन अपोजिशन का मूड क्या है, सवाल तो यहाँ पर ये है। मैं आपको अपोजिशन, मैं तो आपको अपनी बात बता रहा हूँ। अपोजिशन की तो कोई मीटिंग नहीं हुई कि मैं कंसेंसस से देख सकूं कि वो लोग क्या कह रहे हैं। आपकी एक ज़ाती राय, पार्टी की लाइन टो करना, देखिए सिर्फ मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें देखना पड़ेगा। अगर कोई कहा जाता है कि कोई वहाँ इरेगुलरिटीज हुई तो उनको सामने लाना पड़ेगा ना। इस तरह मैं जनरल तो नहीं कह सकता। ठीक है, आप बेशक सामने लाइएगा और कोशिश करें कि सामने लाएं। हमें बताना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये कहते हैं कि धांधली की एविडेंस के साथ कोई एक शिकायत भी मौसूल नहीं हुई। तो फिर सिर्फ ये वावेला अगर मीडिया के लिए है तो फिर ठीक है, मीडिया के लिए होना चाहिए। अच्छा नौरीन साहिबा, अब मसला यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट, मैं आपकी तरफ इसलिए आखिर में आई, शेख साहब टाइम दीजिएगा, मैं आपकी तरफ इसलिए आखिर में आई कि आप जवाब दें। आप हुकूमत हैं, माहौल बनाने की जिम्मेदारी हुकूमत की, उनको टेबल पे लेकर आना, डायलॉग्स की जिम्मेदारी हुकूमत की। पहले इनका शिकायत होती थी अपोजिशन की, वज़ीर आज़म दावत नहीं देते, फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म ने भी दावत दे दिया। क्या कमियां रह गई हैं जो आप इनको टेबल पर नहीं लेके आ पा रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप 2018 के इलेक्शंस जो पाकिस्तान में हुए 25 जुलाई को, उसमें भी लोगों ने अपना मैंडेट दिया। उन्होंने बताया कि जो रवायती और मौरूसी सियासत है उसको उन्होंने दफन किया। अब 2021 आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में भी लोगों को, जो कश्मीरी अवाम है, उन्होंने भी अपना वोट के ज़रिए यही बताया कि रवायती और मौरूसी सियासत उनको नहीं चाहिए। और उसकी एक बड़ी वजह यही है कि आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में जब एक हुकूमत होती है, अगर वो परफॉर्म नहीं करती दोबारा वो हुकूमत नहीं आती, वो पार्टी नहीं आती। हमारे आती है जी, सिंध में, मतलब आज़ाद कश्मीर का ये ट्रेंड नहीं है। अब आप इनके कैंपेन का पैटर्न देखें, जो पीपल्स पार्टी की कैंपेन हुई है, जो मरीम नवाज़ साहिबा ने कैंपेन की है, सिवाय गाली गलोच के और उन्होंने कोई बात नहीं की। रियासती इदारों को मिलाइन करने की कोशिश की,
इसके लिए बहुत ज़्यादा हसास हैं पाकिस्तान की अवाम भी, और ख़ास तौर पे कश्मीर की अवाम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। वो ठीक है, उनके ये मुँह तो से होगी आप कश्मीर इलेक्शन। देखें, ऐसा पाकिस्तान तहरीक आपको क्या इंसाफ करना ने पड़ेगा कि हमेशा इनको शुरू डायलॉग में से engage दावत करें? दी है। देखें, पार्लियामान हमारा इसीलिए है, उसकी जिस्ट, आइन की जिस्ट का मतलब यही है कि हमने सिर्फ बातें नहीं करनी, अगर हमने उसकी ताज़ीम करनी है तो हमें साथ बैठ के हमें इसको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। हमने तो कई दफ़ा इनको दावत दी कि आप अभी आएँ, पार्लिमानी कमेटी बनाएं, आप हमारे साथ बैठें, आप बताएं कि आपको क्या, किस तरह हम बैठ के इसको बेहतर तरीके पे ला सकते हैं। तो ये हमने कई दफ़ा दावत दी है, अपोजिशन लीडर से भी कहा है। और कोविड कोई ऐसा नहीं है कि हम आपस में बैठ के बजट गवर्नमेंट सेशन में जी उसमें आप लोग तो साथ बैठ ही रहे हैं ना, हमेशा सेशंस साथ तो हो बैठे रहे हैं, और हमने हमेशा इनको कहा है। तो ये तो सिर्फ आप देखें, सिर्फ मीडिया के लिए बाहर बैठ के इनको नारेबाजी करनी है। तो एक जो लीडर होता है, जो भी नुमाइंदा होता है किसी भी पार्टी का, वो लोग उसकी तरफ देखते हैं। अगर आप इस तरह बिलो द बेल्ट हमेशा बात करेंगे और इस तरह की बातें कि धांधली हो गई है, तो एक पुरवकार तरीके से उनको अपनी शिकस्त मान लेनी चाहिए। सही है, लेकिन वो शिकस्त मान लेने के लिए बड़ी करेज चाहिए होती है। उमा बकाई साहिबा, आपको लगता है कि हमारे जो अभी के जो इस जनरेशन के जो लीडर्स हैं उनमें इतनी करेज है कि वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें? सेकेंडली ये कि हाउ डू यू सी द सिचुएशन, व्हाई द अपोजिशन इज सो रिलेक्टेंट इन द रिफॉर्म्स, द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड अदर थिंग्स? मेरे ख्याल है there's a huge trust deficit. बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट भी है, किसी हद तक हुकूमत की भी गलती है, क्योंकि ज़ाहिर है जो हुकूमती इदारे होते हैं वो पोजीशन ऑफ पावर में होते हैं, तो जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ख़त्म करने के लिए उन्हें इनिशिएटिव लेना पड़ता है। हमें बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि जो हमारे हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अभी भी कम अज़ कम जो गुफ्तगू वो करते हैं उसमें वो आपको एक इन अ वे एक अपोजिशन वाले मोड में नज़र आते हैं। थोड़ा तहम्मुल मेरा ख्याल है होना चाहिए, थोड़ा मसालती एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अगर हुकूमत का ये एटीट्यूड होगा और ऑपोजिशन जो अपनी दीगर मसाइल और कमज़ोरियां हैं उसको छुपाने के लिए अग्रेसिव ऑपोजिशन करना चाह रही है, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि एक दो दफ़ा, बल्कि मेरे ख्याल है 2-3 दफ़ा जो है हुकूमत की तरफ से ऐसी चीज़ें सामने आई, प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा, जिससे थोड़ी सी समझिए जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है मुल्क में और इवन इन द पार्लियामेंट वो कम हो, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आई। और अब मुझे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के बाद तो ये बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आता है कि जो हमारी अपोजिशन की सियासी जमातों के अंदरूनी मसाइल हैं उन पर पर्दा डालने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी रह जाती है, और वो स्ट्रैटेजी ये है कि जी दूसरे को बुरा भला को। देखिए सीरियस सवाल उठ रहे हैं PMLN की कैंपेन पर। इसके कुजा के मरियम बीबी ने कुछ ऐसी बातें कही जो रियासत मुखालिफ बातें थी, और उनका नुकसान पाकिस्तान को हो सकता था। उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि अब लोग बहुत सीरियस सवाल ये उठा रहे हैं कि बीबी आपकी जमात में आपके जो बहुत रूरवा हैं इस वक्त पार्टी के शहबाज शरीफ साहब, वो क्यों कम्प्लीटली सब्ट्रैक्टेड थे इक्वेशन से? क्यों शहबाज शरीफ साहब आपको कैंपेन में नज़र नहीं आए? और मेरे ख्याल है कि इसका जवाब उन पे बनता है। इसी तरह जो मुलाकात की नवाज शरीफ साहब ने, मैंने बहुत सारे PMLN के रहनुमाओं को TV पे सुना, वो डैमेज कंट्रोल करने की तो कोशिश करते हैं, अपनी जमात को प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बहुत उनका जो समझिए बयानिया है वो बहुत कमज़ोर है, और वो नहीं एक्चुअली डिफेंड कर पा रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को जिस तरह ये बिलखुसूस इस वक्त अनफोल्ड हो रही है। फिर आप देखिए पीपल्स पार्टी में तो इस वक्त शादियां नहीं बज रहे हैं। पीपल्स पार्टी इज एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि उन्होंने जब उन्होंने कैंपेन शुरू की तो ये कहा जा रहा था कि जो उनके पास तो कैंडिडेट्स भी नहीं है फील्ड करने को, PTI उनको ये कहती थी, और उन्होंने बहुत अच्छी इलेक्टोरल गेन किया है। लेकिन उसके बाद जो हुकूमत का स्टेटमेंट आया कि जी अब हम सिंध में भी हुकूमत बनाएंगे, इट इज अनकॉल्ड फॉर। आप सिंध में कम्पीट करें, जरूर हुकूमत बनाएं। ठीक है, इसमें भी मैं जरा बात करूंगी, लेकिन ठीक है डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। मेरे ख्याल है कि जो टॉक्सिसिटी है
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, उसको बढ़ाती है, कम नहीं करती। ये मेरी सबमिशन है। मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, दो सियासी जमातों के लोग बैठे, मैं तो एक ऑब्जेक्टिव बात करती हूँ। क्योंकि आप ठीक देखिए है। आज अखबारात में ये कहा गया कि जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है वो टॉक्सिक इलेक्शन था, ठीक है। और ये रिवायत नहीं बननी चाहिए पाकिस्तान में सियासत की, और एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं इवन होना दो चाहिए 2 साल बाद। इवन दो इस तमाम इलेक्टोरल कैंपेन में जो कश्मीर के इश्यूज हैं, जो एक बेसिक कॉज था, जो हमने कश्मीर कॉज की हम बात करें, तो वो तक लगा कि वो भी कहीं ना कहीं उसको वो भी डैमेज हो रहा है। आप शेख साहब, एक बेचारा आम सा रिपोर्टर खड़ा हुआ प्रोग्राम कर रहा था, उस जो वहां के बंदे से बात कर रहा था, जो कश्मीर से, वो जब उसने ये बात कहनी शुरू की ना कि जी हमारे मसाइल की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हाँ तो रिपोर्टर ने उसको कट कर दिया। एग्जैक्टली रिपोर्टर यही हुआ है, यही हुआ है। रिपोर्टर ठीक इंटरेस्टेड है, नहीं था, मैं और आप इंटरेस्टेड नहीं है, हम कश्मीर के मसाइल में इंटरेस्टेड नहीं है, हम कश्मीर को भी एक सियासी मोहरे के तौर पे इस्तेमाल करें, जो इंतहाई खतरनाक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। इंतहाई खतरनाक। मैं शेख साहब से ज़रा बात करूंगी। शेख साहब देखिए, ये बात हर जगह हो रही है कि जो पीएमएलएन का बयानिया था, या मैं उसको पीएमएलएन का बयानिया भी नहीं कहूँगी, मैं उसको मरियम नवाज़ का बयानिया कहूँगी, क्योंकि जो पीएमएलएन है, जो पार्लियामेंटेरियन जो एक पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी है, वो तो उसकी पहचान तो शहबाज शरीफ साहब हैं, अपोजिशन लीडर हैं। हमजा शहबाज पंजाब में अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन जो मरियम नवाज साहिबा का बयानिया था वो कश्मीर में नहीं चला, लोगों ने उसको बायर नहीं किया। मैं शहबाज गिल साहब की एक ट्वीट देख रही थी, उन्होंने कहा कि जी इस पे बड़ा अंदरून आपकी पार्टी के अंदर इस चीज़ को बड़ा फील भी किया गया, मियाँ साहब नाराज़ भी हुए इस बात को। तो ये स्ट्रैटेजी आगे नहीं चलेगी, लोग इस बयानिए को बायर नहीं कर रहे, आप क्यों सेल करने पे लगे हुए हैं? नादिया, तमाम पार्टियों में यही हाल है। देखिए आप अपनी कर ले सर, शुरू तमाम से पार्टी की हम लड़ाई पूरा कर झगड़ा लेगा। और चोर डाकू की बात कर रही है। हालांकि उनकी पार्टी की मेजॉरिटी ऐसा नहीं चाहती। उनकी पार्टी की मेजॉरिटी ये चाहती है कि लोगों के मसाइल हल हों, और वो बातचीत करना चाहते हैं लोगों के बारे में। लेकिन यहाँ तो फैमिलीज़ की आपस में टसल हो गई है, या चंद लीडरों का ही टकराव है, आम बंदों की तो बात हो नहीं रही। तो पीटीआई के लोग भी, उनके मेंबरान जो है, उनमें भी इख्तलाफ है। सर पीटीआई के लोग अगर इख्तिलाफ होगा तो पीटीआई के लोग बात कर लेंगे। यहाँ आपसी इख्तिलाफात की बात नहीं हो रही, बात कर रहे हैं, यहाँ बयानिए की बात हो रही है, आपकी पार्टी के नैरेटिव की बात हो रही है। एक तरह मुफाहमती, एक तरह मजामती सेल नहीं हो रहा। मेरी बात को समझने की प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि उसका पीटीआई की मेजॉरिटी का ये बयानिया नहीं है कि टसल करें और लड़ाई झगड़ा करें और चोर डाकू कहें। लेकिन 3 साल से यही हो रहा है, क्योंकि 1 या 2 या 10 लीडर ये चाहते हैं, कोई पार्टी का इसके ऊपर मीटिंग नहीं होती, एक दूसरे को टसल पे ही हमारी ये मुल्क हम आगे नहीं बढ़ा रहे, हम मुल्क को पीछे कर रहे हैं। हमारी पार्टी में भी यही हाल है जी, कि कोई 1 या इवन 2 या 4 लीडर फैसला नहीं कर सकते। पार्टी का मतलब अगर ये है तो वो तो फिर वो एक ख़ानदान या एक चंद लीडरों की बात है ना जी। जब तक हमारी पार्टियों में, तमाम पार्टियों में थ्रेडबेयर डिस्कस नहीं होगा और राय नहीं ली जाएगी, ये राय कौन चाहेगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा? जो लोग हम लोगों से वादे करके आते हैं, मैं अपने आज अभी आ रहा हूँ चिन्योट से, डायरेक्ट आ रहा हूँ वहाँ पे, तो मुझे ये बताइए कि लोग तो मेरे परेशान हैं, उनको तो ना खाने का जो महंगाई है वो तो उफ हो रहा है वहाँ पे। जो 4 दिन से मेरे चिन्योट में बत्ती नहीं थी, मेरे खिलाफ भी जुलूस निकाले गए, मुझे बुरा भला कहा गया। अब मुझे बताइए कि मेरा क्या फॉल्ट है? मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब लाइट 4 दिन से लाइट नहीं है पूरा, और मेरा जहाँ मैं रहता हूँ जिस घर में, वहाँ 4 दिन से लाइट नहीं थी, मेरे पास यूपीएस भी नहीं था, मैं पता नहीं किस तरह वहाँ रहा हूँ, ना गैस है। हमारे मसाइल हैं, लेकिन यहाँ ये लेके बैठे हुए हैं। आप भी इनकी बात करते हैं और ये भी यही कर रहे हैं, चंद लीडरों की बातें हैं। इस तरह अगर रहेगा तो जमहूरियत को कोई फायदा नहीं है। हम और एक हम फार्मूला बना लें, बातें कर रहे हैं, लेकिन वो जो चंद लीडर्स हैं वो आपकी पूरी पार्टी पे हावी है ना। न्यूट्रल कमेटी बना लें जो फैसला करे कि रिजल्ट ठीक है या नहीं है। सिर्फ वन साइडेड जो भी पार्टी हारे वो एक बात करे, जो पार्टी जीते वो दूसरी बात करे। अब इंडिया में इलेक्शन होते हैं, बाकी चीज़ें सारी होती हैं, कभी ये नहीं कहा गया कि वो सब अब तस्लीम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शनों में ये हुआ है, ये ट्रेडिशन रही है। यह कहना कि नहीं है तो ये सारे इसका पस मंजर है। यही बात, ये नादिया, हम अपने आप को कहाँ ले जा रहे हैं? हम बहुत तकलीफ में हैं इस वक्त। हमारे यहाँ प्रॉब्लम महंगाई का, बेरोज़गारी का, लाकानूनियत का,
बाकायदा डकैतियाँ पड़ रही हैं हमारे इलाकों में। हमारी पब्लिक की तो कोई बात सुनने वाला, ये करने वाला नहीं है। ठीक है। और ये इस तरह थोड़ी एक दो लीडर, चार लीडर जो फैसला कर लेंगे या जो बयानियाँ दे देंगे, ठीक है शेर वो साहब, मैं वापस बयानियाँ पार्टी ओके का भाई, मेरे हिसाब में बयानियाँ नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नोइन साहब, आप क्या समझते हैं? मैं आपकी पार्टी से हट के भी एक सवाल यही करना चाह रही हूँ कि ये जो PMLN का जो नैरेटिव लेकर मरियम साहबा पहुंची थी, और वो ये एक्सपेक्ट करेंगी कि कश्मीर में वो इस नैरेटिव को सेल करेंगी। हुमा बकाई साहबा ने भी सवाल उठाया कि शहबाज शरीफ वहाँ पर नजर नहीं आए। व्हाट डू यू थिंक, अगर शहबाज शरीफ साहब होते और एक डिफरेंट बयानी के साथ आते तो सूरत हाल कुछ बेहतर होती? देखें, थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, लेकिन आप देखें कि गैलिप पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पहले से ये बता दिया था कि 45% जो है वो PTI के हैं, 10% पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हैं। और आज आपके सामने है रिज़ल्ट। अब पाकिस्तान में जो पिछले 3 साल में जो इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ रही हैं, वो ये कश्मीर के अवाम देखते रहे हैं, और उसी के मुताबिक वो कश्मीर के अवाम का हर बच्चा, हर नौजवान, हर औरत, हर बूढ़ा इमरान खान को अपना सफ़ीर मानते हैं। और उसकी वजह ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशंस में जाके कश्मीर के इशू को उजागर किया, आज देखें पूरी दुनिया में कश्मीर के इशू को लेके उसकी सेंसिटिविटी पे बात हो रही है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये कश्मीर के लोग इस बात को समझते हैं कि इमरान खान ही वो शख्स है जिसने उनके इशू को दुनिया में लेकर गया। इससे पहले इस तरह की कोई बात नहीं हुई। हमने आज़ाद कश्मीर में जितनी भी गवर्नमेंट्स देखी, हमने क्या देखा? हम कश्मीर कमेटी की मैं मेंबर हूँ जी, हम पिछले 20 साल की कारकर्दगी देखना चाहते थे, हम पिछले 10 साल की कारकर्दगी देखना चाहते थे, हमें कुछ नहीं मिला। तो ये वो तमाम हकाइक हैं जिनके ऊपर कश्मीर की जो आवाम है, आप देखें वहाँ 90% लिटरेसी रेट है, उनमें बड़ी सियासी शऊर है, तो उन्होंने सोच समझ के इमरान खान को वोट दिया है, तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने। अब उसके मुकाबिल आप देखें, इन्होंने जब कश्मीर के इलेक्शंस उरूज पर थे, नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पे किससे मुलाकातें कर रहे थे? यूके में वो हमदुल्ला मुहिब से। अब कौन शख्स, पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो कुछ उस शख्स ने कहा है अफ़गानिस्तान से उनका ताल्लुक़, तो वो किस तरह उससे तस्वीरें खींच के और उसको फिर शेयर भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो दुनिया के जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके साथ बैठ के वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पॉलिसीज़ बना रहे हैं। तो क्या आवाम इन चीज़ों को नहीं देख रही? ये वो तमाम हकाइक हैं जो इनके सामने हैं। और मैं फिर यही कहूँगी कि देखें, इस पे तो हमें लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है। अगर ये चाहते हैं कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। हम आज 4G और 5G की बातें कर रहे हैं, तो दुनिया के साथ अगर हमने कम्पीट करना है तो अल्टीमेटली इसमें रिफॉर्म्स लाने ही की ठीक है, अल्टीमेटली रिफॉर्म्स ही लानी पड़ेंगी, और रिफॉर्म्स ही इसका हल भी है। मैं एक बात आपसे ये जानना चाह रही हूँ, आपने कहा कि कश्मीर के लोगों ने इसलिए आपको वोट किया कि आपने कश्मीर का जो केस था वो इंटरनेशनली वज़ीर आज़म ने उस पर बात की, वो यूनाइटेड नेशन में तकरीर की, उसको हाईलाइट किया, उस पर बात हो रही। लेकिन अगर यही, वो तो चलो एक कश्मीर का अपना एक इशू है ना, जो उनके ज़रा उनके मुल्क का इशू है या आज़ाद कश्मीर का इशू है। मैं आपसे पूछना यहाँ पर ये चाह रही हूँ कि अगर यही इलेक्शन परफॉर्मेंस बेस्ड होते या ये पाकिस्तान के इलेक्शंस होते, तो भी आपको लगता है कि सूरत हाल यही होती कि परफॉर्मेंस बेस पे भी आपको इतनी ही बिल्कुल यकीनन जी, बिल्कुल। आप देखें कि हमारी अभी पिछले 2 साल से दुनिया की इकॉनमी कहाँ पर है, दुनिया ने किस तरह कोविड से मुतासिर हुई पूरी दुनिया की इकॉनमी, और पाकिस्तान ने कितने बेहतर तरीके से हमने स्मार्ट लॉकडाउन्स के ज़रिए और गाहे बगाहे लॉकडाउन्स लगा कर कोविड का मुकाबला किया। इसके साथ साथ हमने अपनी मईशत को भी एक पैराहे पर लेकर आए, तो ये इसका क्रेडिट जाता है ना। जब आम लोग ये बात करते हैं कि जब तक रोटी सस्ती नहीं होगी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नंबर्स क्या चल रहे हैं, इंडिकेटर्स क्या हो रहे हैं, इकॉनमी कितनी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा हो रहा है, बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा हो रहा है। एक आम आदमी, एक लेमैन, वो ये चाहता है कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो जाए, बिजली थोड़ी सस्ती हो जाए, आटा थोड़ा सस्ता हो जाए, और चीनी की 1 किलो चीनी के लिए 10 घंटे की लाइन में ना लगना पड़े। देखें, जब
आपको एक आम आदमी की ज़बान में इमरान खान साहब ने भी बारहा अपनी तकारीर में यही कहा है कि अगर आपको एक घर एक विरसे में मिलता है जिसकी न खिड़कियां न दरवाजे हैं, और आपके बच्चे और आपके घर वाले डिमांड कर रहे हैं कि इसके अंदर बेहतरीन फर्नीचर लाया जाए, तो वो किस तरह लाया जा सकता है जब तक कि हम उस घर को पहले बाहर से फुली सिक्योर ना करें। तभी आप तो खिड़कियां अभी दरवाजे हम लगा रहे हैं। खिड़कियां दरवाजे लगा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे इसकी बेहतरी आएगी। चले, खिड़कियां दरवाजे लगाइएगा, लकड़ी का इस्तेमाल अच्छा कीजिएगा। अच्छा डॉक्टर उमा बकाई साहबा, मैं एक चीज़ और जो PMLN के हवाले से बात हो रही है कि एक तो ये कि उनका नैरेटिव सेल नहीं हुआ, अब इवेंचुअली अगर आप जो भी रीज़न था, इवेंचुअली ये कि आपने इलेक्शन हारा और फिर अब आपको इस रोने धोने से, लेकिन सवाल ये है जो मुझे आपसे पूछना है कि क्या वाकई ये जो अभी करंट हमारा सिस्टम है, जो प्रेजेंट सिस्टम है, जिसके तहत अगर आप हार जाते हैं तो आपकी एक फेस सेविंग हो जाती है कि आपने धांधली का नारा लगाया और धांधली का रोना रोया और आपकी फेस सेविंग हो गई, क्या वाकई ये पॉलिटिकल पार्टीज को सूट भी करता है? वो एक्सपोज हो जाएंगे अगर ये खत्म हो गया तो? हाँ, मेरा ख्याल है कि जी ये जो ढोल है ना, ये पिट पिट के फट गया। अब अच्छा। आप धांधली का जो पर्दा है उससे आप सरवाइव नहीं कर सकते। और मैं एक और बात भी कहती हूँ जो मेरे ख्याल है कि PTI के लिए एक नोट ऑफ सोबरिंग नोट होना चाहिए, और वो ये है कि जी ये जो आप लोग जीत गए इलेक्शंस आज़ाद कश्मीर में, बहुत मुबारक, बट ये एक रिकरेंट पैटर्न है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस का। और वो रिकरेंट पैटर्न ये है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो इलेक्शंस जीतती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जो PMLN सिटिंग गवर्नमेंट थी तो उसने वो इलेक्शंस जीता था, और जब पीपल्स पार्टी सिटिंग गवर्नमेंट थी तो उसने वो इलेक्शंस जीता था। ये एक कंसिस्टेंट प्रिडिक्टिव एनालिसिस है जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस का। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे आपको ज़रूर एक दूसरे को मुबारकबाद दें, खुशी बनाएं, अच्छा होता है, विन्स अच्छे होते हैं पार्टी के लिए, बिलखुसूस इस वक्त जब आपने बहुत समझिए टफ टाइम फेस किया था जितने भी ज़मीनी इलेक्शंस हुए थे उनमें। लेकिन ये PMLN के लिए भी एक सोबरिंग नोट है कि आप देखिए ज़मीनी इलेक्शंस आप जीते थे इसी हुकूमत के अंडर, यही हुकूमत थी और इसी का कंट्रोल था, और वहां पर आप अपनी हुकूमत होने के बावजूद इलेक्शंस इस वक्त हारे हैं। तो मेरे ख्याल है दोनों जमातों के लिए ये ज़रूरी है कि बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलें, फिंगर पॉइंटिंग करें, एक मैं आपसे गुजारिश करूं पॉलिटिकल कल्चर को बेहतर कीजिए, इसकी टॉक्सिसिटी, इसका जहरीलापन कम कीजिए। और दूसरी बात ये कि अब दुनिया बदल रही है, वाकई लोग परफॉर्मेंस पे वोट डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि वो तवातुर के साथ सिंध में हुकूमत बना पाती है, आज हुकूमत उसके ऊपर सीरियस सवालात हैं सिंध में, और वो कोशिश कर रही है कि परफॉर्मेंस बेहतर करे। यही सोबरिंग नोट PTI के लिए भी है और यही सोबरिंग नोट PMLN के लिए भी है। और ये बात बिल्कुल बजा है कि आप जो भी एक्सप्लेनेशन दुनिया को दे दें कि पूरी दुनिया में 40% फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, बिल्कुल बजा, लेकिन जो सड़क पर आदमी है उसकी जब रोटी 12 रुपए से 15-16 रुपए की हुई है तो उसके लिए मसला खड़ा हुआ है। और ये वो चीज़ है जो PTI का पिच होना चाहिए अगले 2 साल। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रही हैं कि आप कोई बड़ा क्रेडिट नहीं दे रही PTI पॉलिटिकल पार्टी को एज अ पॉलिटिकल पार्टी कि अगर उसने कश्मीर में इलेक्शंस जीत लिए हैं, क्योंकि वो उससे पहले बाई इलेक्शंस जो मुल्क के अंदर हो रहे थे पाकिस्तान में वो हार रही थी, और आप ये कह रही हैं कि ये सिर्फ क्रेडिट कोई नहीं है, सिर्फ रीजन ये है, ये एज ये है कि कैपिटल में उनकी हुकूमत थी, सेंटर में उनकी हुकूमत थी, और ये ट्रेंड है कि जिसकी सेंटर में होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में उनकी हो जाती है। आजाद जम्मू कश्मीर का ट्रेंड है, पिछले 20 साल के इलेक्शंस उठा के देख लीजिए, ठीक है जी, ये वहाँ का एक ये ट्रेंड है। ये किसी भी पॉलिटिकल पंडित से आप बात करते हैं तो लोग जरा चीजों को देख रहे हैं तो वो कह रहे थे कि हाँ जी PTI जीतेगी बिकॉज दैट इज अ गिवन। लेकिन ना तो ये इस बात की एश्योरिटी है कि PTI ने अपनी तमाम हर्डल्स जो हैं वो उनके अबूर कर ली हैं और अब वो बिल्कुल सेट हैं अगले 2 साल के लिए। अगर PTI में ये थिंकिंग है तो ये बहुत सेल्फ डिफीटिंग है। उन्हें अभी भी परफॉर्म करना है, उन्हें अभी भी फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, उन्हें अभी भी आम आदमी को ये बात बावर करानी है कि जिस नए पाकिस्तान का उन्होंने वादा किया था और 2018 में जिस नए पाकिस्तान के बल पे वो आए थे, उस नए पाकिस्तान को कम से कम सामने उनको नजर आना चाहिए। और आप देखिए कि तवातुर के साथ ऑपोजिशन उन्हें वहीं हिट करती है। अभी भी मैं बहुत माजरत के साथ मैं कैसर साहब की बहुत इज्जत करती हूँ, आपने उनसे सवाल किया जम्मू की इलेक्शंस पर, आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस पर, और उन्होंने जवाब दिया कि चनियोट के क्या मसाइल हैं, और उन्होंने यही बात की कि ये जो गुर्बत है और ये जो मसाइल हैं एक आम आदमी के,
जो जमात आवाम को वो एड्रेस करती हुई नजर आएगी वो आइंदा इलेक्शंस जीतेगी। ठीक ये है। इलेक्शंस मेरा नहीं ख्याल प्रेडिक्टिव हैं फ्यूचर पॉलिटिकल ट्रेंड्स ओके, मैं एक ब्रेक ले लूँ, मुख्तसर साहब वापस आती हूँ। कैसर शेख साहब से पूछेंगे क्योंकि वो इस बात से एग्री हैं कि हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर क्या राय पाई जाती है और क्या वो अपनी पार्टी के लीडर्स को इस बात पे कन्विंस कर सकते हैं। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, जानते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेमेस्टर खजान 2021 मैट्रिक से PhD तक मुख्तलिफ मज़ामीन में दाखिले जारी हैं। HEC से मंजूर शुदा डिग्री प्रोग्राम्स, जदीद फासलाती निज़ाम तालीम के जरिए घर बैठे ऑनलाइन तरीक़े तालीम, चारों सूबों कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में इलाकाई मराकज़ की सहूलत, नए एडमिशन सिस्टम के जरिए ऑनलाइन दाखिले की सहूलत। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट करें aiou.edu.pk। हमारा अज़्म मेयारी तालीम सबके लिए। डॉक्टर ने मुझे बुलाया अपने पास, उन्होंने मुझे डिक्लेयर किया शी इज़ नॉट विद अस। आपने देखा कितने लोग अपने अजीजों को खो चुके हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। NCOC की हिदायत के मुताबिक तमाम सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट के आप होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा घरों, सियाहती मकामा और 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क हवाई सफर भी नहीं कर सकते। अफवाहों पर बिल्कुल यकीन न कीजिएगा। कोरोना वैक्सीन महफूज और मंजूर शुदा है। 1166 पर SMS करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं। कोविड-19 वैक्सीनेशन जिंदगी के लिए। हुकूमत पाकिस्तान। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपकी अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association। डॉक्टर ने मुझे बुलाया अपने पास, उन्होंने मुझे डिक्लेयर किया शी इज़ नॉट विद अस। आपने देखा कितने लोग अपने अजीजों को खो चुके हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। NCOC की हिदायत के मुताबिक तमाम सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट के आप होटल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा घरों, सियाहती मकामा और 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क हवाई सफर भी नहीं कर सकते। अफवाहों पर बिल्कुल यकीन न कीजिएगा। कोरोना वैक्सीन महफूज और मंजूर शुदा है। 1166 पर SMS करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं। कोविड-19 वैक्सीनेशन जिंदगी के लिए। हुकूमत पाकिस्तान। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कैसर अहमद शेख साहब, मैं बात ये कर रही थी कि आप इस बात से तो अग्री करते हैं, लेकिन ऐसा ही कंसेंसस आपकी पार्टी के अंदर पाया जाता है, यानी आप जैसे लोगों की जो सेम वॉइसेस हैं उनकी कोई सुनी जाती है, उनको कोई स्पेस मिलती है, उनकी अहमियत दी जाती है, जो चाहते हैं कि आगे बढ़ें। देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं नादिया कि जितने भी मतून होता है वो तो पॉलिटिशियन होता है कि ये पॉलिटिशियन ख़राब हैं, वो काम नहीं करते, वो डिलीवर नहीं करते। ये एक पार्टी की बात नहीं है, तमाम पार्टियों में सिर्फ चंद 2, 4 या 5 लीडरों के अलावा किसी से कुछ नहीं पूछा जाता, या अगर पूछा जाता है तो उनकी राय को माना नहीं जाता। यहाँ पे हमारे यहाँ जो जमहूरियत का नाम बना, या आप कहते हैं ना पार्टी का बयानिया क्या होता है? जो मेजॉरिटी पार्टी के चाहे वो बयानिया होगा ना। यहाँ किससे पता किया जाता है कि मेजॉरिटी क्या चाहती है पार्टी की? तमाम पार्टियों में यही हालत। मैंने पहले ही आपसे अर्ज़ किया ना कि कभी PTI की मेजॉरिटी से पूछ लें, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि दिन रात जो मुखालिफ पार्टियों को चोर डाकू कहते रहो। वो भी चाहेंगे कि मुल्क तरक्की करे, क्योंकि वो लोगों से उन्होंने जाके वोट लेना है। मैंने जो अपनी मिसाल ये की ना, अभी मैं क्योंकि आ रहा हूँ और 4 दिन वहाँ था, तो 4 के 4 दिन वहाँ लाइट नहीं थी और मेरे घर में भी लाइट नहीं थी। और बात यह है कि वहाँ पे बारिश हुई कोई, और कोई किसी को परवाह नहीं है। ईद की छुट्टियाँ थी,
तमाम स्टाफ ज़्यादातर मेजॉरिटी उसमें छुट्टियों पर थे। अब ये बात अच्छा मतमून तो होगा कि पॉलिटिशियन, अब पॉलिटिशियन मसलन मेरे हाथ में क्या है, मेरी क्या मैं करूं तो वो मैं मामलात को ठीक कर सकता हूं। ना ही हमें डेवलपमेंट प्रोग्राम, सिर्फ डेवलपमेंट उनको दिया जा रहा है जो पार्टी के, जो रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं। अब मुझे ये बताइए कि मुल्क तो सबका है, अगर कोई एक चीज़, ये जो 18वीं तरमीम आई ना, उससे क्या हुआ कि 18वीं तरमीम में सूबे को कुछ नहीं मिला कि सूबे के तमाम इलाकों को मिल जाए। वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, वहाँ के अहम मिनिस्टर्स को हर चीज़ मिल गई, नाम 18वीं तरमीम का है। इन इलाकों में मसलन हमारी रोडें कोई 25 साल से इतनी ख़राब हैं कि अगर आप एक बार वहाँ चली जाएं तो मैं आपको बहुत ही सराहूँगा कि आप जाके ज़रा वहाँ देखें तो सही हालात हैं क्या। यानी आप चिन्हों का बारहा जिक्र कर रहे हैं, रोड्स का बारहा जिक्र कर रहे हैं, का फासला पिछले 5 साल तो आपकी अपनी हुकूमत थी ना, और आप वहाँ से एमएनए भी थे, लेकिन मेरे ये इनको आए तो अभी 3 साल हुए। तमाम पार्टियों में कंसेंसस कहीं नहीं होता, ना राय ली जाती है, चंद बंदे अपनी अपनी। तो ये जो बयानिए हैं ना, ये बयानिए लोगों अवाम के नहीं हैं, अवाम के यो तो अपने अपने बयानिए हैं, अपने लीडरों के बयानिए। जी आपको पूछ रही थी। मैं शेख साहब मैं बात ये कर रही हूँ, चले मैं ये कह रही हूँ, आप बारहा चिन्योट का, उसकी सड़कों का जिक्र कर रहे हैं। 3 साल पहले 5 साल के लिए आपकी हुकूमत थी, आप वहां से एमएनए भी इलेक्ट हुए थे, ध्यान नहीं दिया, काम नहीं हुआ। हाँ तो मैं कोई अपनी हुकूमत मैं तो नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। मेरे इलेक्ट होने का नहीं है, बाकी मेंबर भी जो इलेक्ट, यहाँ जो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा या चंद मिनिस्टर उनके काम होंगे, बाकियों के कोई मेरा काम नहीं हुआ ना 8 साल से। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ मेरी हुकूमत ने भी नहीं किया। मैं खुद था जब पार्टी में था। अच्छा मैं क्या करूँ, अगर पार्टी में हूँ और पार्टी में सबसे कहूँ और काम अगर ना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? आपके ख्याल में जो आप पॉलिटिकल सारे लोग बैठे हैं, आपको पार्टी बदल लेनी चाहिए सर। मैं इतने जोर से कहता रहा पार्टी बदलने से क्या होगा, पार्टी दूसरी पार्टी उससे भी ज्यादा नहीं सुनती। आप अपनी उनकी दूसरी पार्टियों से पूछ लें, आप समझ नहीं रही, आप समझ नहीं रही। मैंने पार्टी अव्वल तो खैर मेरी अपनी पार्टी एक है, लेकिन फ़र्ज़ करो कोई आदमी पार्टी इस वजह से बदल ले तो दूसरी पार्टी का पूछिए, वो सुनते हैं किसी पार्टी में सुना नहीं जा रहा। आप पार्टियों के बातें मैं नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल अपने इस्लामिक, अपने जो जमहूरी सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूँ। इस सिस्टम में चंद बंदों की सुनवाई होती है, पार्टी में तो अगर आप 280 इलेक्ट होते हैं मेंबर, लेकिन उसमें से 28 की भी बातें नहीं मानी जाती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक सेकंड, आप पूछ लीजिए, मैंने असेंबली में ये तकरीर की, बजट होता है, आप अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं तो फिर तो मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। लेकिन अगर आप ये बात कर रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, तो जरा मैं पीटीआई की जो नुमाइंदा यहाँ पर बैठी है उनसे भी पूछ लूँ। नौरीन साहबा, ये तमाम पार्टीज में यही होता है कि जो 2 लोग 4 लोग वो पार्टी का इसका बयानिया बना देते हैं और दीगर की नहीं सुनी जाती। वो कह रहे हैं पीटीआई में भी ऐसे होता है। मैंने कहा पार्टी बदलने लेकिन उनका और ज्यादा बुरा हाल है। देखिए बयानिया तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक चंद ऐसे लोग ज़रूर होते हैं एक पार्टी में जिनका असर, तो हाँ जी, किचन कैबिनेट होती है, और ऑब्वियसली उनकी बात, उनकी राय बहुत मुकद्दम होती है बाकियों से। और दूसरे, लेकिन पीटीआई का एक माहौल बड़ा ज़बरदस्त इसलिए ज़रूर मैं कहूँगी कि हमारी पार्लियामानी मीटिंग्स होती हैं, हमारे पीएम साहब हमारे बीच में बैठे होते हैं। आप यकीन करें कि तमाम एमएनएज़ जितने भी उनकी शिकायत हैं वो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह बैठ के उनकी सबके तहफ़्फ़ुज़ात, उनकी जितनी शिकायत हैं वो सुनते हैं, वो नोट की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी एक बात ये होती है कि आप अपने बड़ों से अपनी दिल की बात कर लें, एक आपकी भड़ास तो निकल जाती है कहाँ के आपका काम हो या ना हो, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि आपको ये लगता है कि आपकी सुनवाई हुई है। आपके लिए तो बड़ी बात है क्योंकि आपकी तो सुनवाई हो गई, लेकिन अगर वो काम आप कह रही हैं काम हो ना हो तो उनकी हर नुमाइंदा जो आता है जिन्होंने इलेक्शन लड़े होते हैं उनके मसाइल उनके हलकों से ही रिलेटेड होते हैं। अभी उन्होंने बात की कि पूरी दुनिया में 40% जो है वो इन्फ्लेशन हुई है, लेकिन आप देखें हमने इसके साथ साथ क्या रिलीफ दिया। हमने सेहत कार्ड दिया है, एहसास प्रोग्राम के तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं नौजवानों के लिए, बैंकिंग सिस्टम को बेहतर किया है ताकि लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को लोन्स, इजी लोन्स दिए जाएं।
दस्तरखान हुए हैं, कितनी चीज़ें हमने बनाई हैं, ये इसीलिए की हैं ताकि जो आप कह रही हैं कि आम आदमी को रोटी और चीनी और खाना नहीं मिल रहा। आदमी साहब ये तो नहीं कहेंगे कि हम इसलिए महंगाई कम नहीं कर रहे हैं कि हमने दस्तरखान बना दिया, हमने लंगर खाना खोल हमने दिया, उनकी खुराक के लिए तो बंदोबस्त किया कि कोई भूखा ना सोए ना। इमरान खान साहब का तो एक ये भी है कि वो चाहते हैं कि कोई इस मुल्क में कोई भूखा ना रहे, भूखे ना बढ़ाए ना, फिर भूखे आप उनके लिए रोजगार हमने मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं ना जी। बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मसला यहाँ पर ये है कि जिस तरह से आप बज़ाहिर ये लग रहा है कि अपोजिशन को ये चीज़ें सूट करती हैं, वही जो फेस सेविंग वाली बात है, आपका कहना ये है कि डोल जो है वो बच बच के फट जाएगा, तो जब तक डोल खुद नहीं फटेगा ये खुद तो फाड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव कोई ऑप्शंस हैं? ये गवर्नमेंट या ये अपोजिशन नहीं तैयार, 2 साल बाद इलेक्शन है, फिर क्या होगा? मेरे ख्याल है बहुत जमहूरियत का भी नुकसान होगा और रियासत का भी नुकसान होगा, क्योंकि ये बात सिर्फ ये जलसों और जुलूसों तक महदूद नहीं है। बात ये है कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त वाकई बहुत स्ट्रैटेजिक मसले हैं। जाहिर है कि मईशत का मसला है हमारे और आपके सामने, लेकिन उसके साथ साथ बिगड़ती हुई अफगानिस्तान की सिचुएशन है, मोदी हुकूमत के चैलेंजेस हैं, ओवरऑल जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है वो मखदूश है और पाकिस्तान चाहते हुए भी अपने आप को उससे अलहदा नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के सामने इस वक्त कि सियासी जमातों को एक पॉइंट पे आना चाहिए। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता आपके पास कितना वक्त है। देखिए, जो बात कैसर साहब कह रहे हैं ना, वो इंतहा से ज़्यादा अहम है और उसका वो जवाब हरगिज़ नहीं है जो मेरी पीटीआई की बहन ने दिया है। पीटीआई में आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो पाकिस्तान का सियासी कल्चर है ना कि सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है। हर वो जमात जो जमहूरियत के लिए टीवी पर और जलसे में और वैसे जान देने को तैयार है, अपनी जमात के अंदर जमहूरियत की बात भी नहीं करना चाहते। और यही वो वजह है कि बाज़ दफा बहुत कमिटेड वर्कर्स, बहुत कमिटेड पॉलिटिकल वर्कर्स, फहम रखने वाले या तो मार्जिनलाइज हो जाते हैं, बाज़ दफा अलहदा भी हो जाते हैं। मतलब वो जिस तब्दीली की भी है, पीपल्स पार्टी में भी है और पीएमएल-एन में भी है। इन जमातों को अपने स्ट्रक्चर्स को भी देखने की जरूरत है। हर वक्त बैठ के दूसरे को बुरा कहने से मसाइल नहीं हल होंगे। एग्जैक्टली। और अब ये भी चीजें सामने आ गई हैं कि आपने बड़े बड़े जलसे भी कह दिए, आपने पॉलिटिकल कल्चर को जितना आप मैस कर सकते थे वो आपने कर दिया, एक फिल्दी कल्चर आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, मगर वो अब अवाम उसको उस तमाम चीज़ों को बाय करने को तैयार नहीं है। अब हकीकतन लोग आपको या तो आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शंस होंगे, लोग आपको जज करेंगे, लोगों में शऊर बेदार हो गया है और फिर उसके बाद आपको वो वोट करेंगे। तो सिर्फ ये करना कि जी एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कह दें, एक दूसरे को गंदा कह दें, ये आगे आने वाले दिनों में काफ़ी नहीं होगा। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई साहबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। कैसर शेख साहब आपका भी शुक्रिया, नौरीन इब्राहिम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़रूरत इसी की है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी पड़ेंगी। वो जमातें जो रीजनल पार्टीज हकीकतन बन के रह गई हैं कि पीएमएल-एन ने पंजाब में रहना है और सिंध ने पीपल्स पार्टी ने पंजाब नहीं जाना, उसके लिए अगर वो चाहते हैं कि इस चीज़ से निकलें और फेडरेशन की जमातें बने तो फिर डेमोक्रेसी पार्टीज़ के अंदर भी लेकर आएँ। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।